हेलो दोस्तों, मैं दरिया हूँ और आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे साथ ससुराल की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कैसे निपटूं, क्योंकि उनमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं जो अभी बहुत छोटे हैं और समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। मेरे पति से मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। सबसे बड़ा 6 साल का है और सबसे छोटा 3 साल का है। मेरी शादी मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुई है। मैं अपने पति और उस परिवार से प्यार करती हूँ जिसे हमने मिलकर बनाया है। हम दोनों के पास अच्छे सैलरी वाली नौकरियां हैं, हमारे पास अपना घर और ज़मीन है और हमारे बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। मेरा परिवार देश भर में रहता है, इसलिए छुट्टियों के अलावा मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मिहिर का परिवार हमारे ही शहर में रहता है, इसलिए हम उन्हें अक्सर देखते हैं और वे हमारी सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। मिहिर का एक छोटा भाई है जिसका नाम करण है, जो हमेशा नशे में धुत रहता है। कॉलेज में किसी ने उसे क्रैक और हेरोइन दिया और वहां से उसकी ड्रग्स लेने की आदत शुरू हुई। परिवार में हर कोई उसके प्रॉब्लम के बारे में जानता है और कुछ परिवार वाले उससे थक भी गए हैं, इस हद तक कि कई लोगों ने उससे दूरी बना ली है। पहली बार मेरी उसके भाई से मुलाकात हमारी शादी से पहले बैचलर और बैचलरेट पार्टियों के दौरान हुई थी। शादी से करीब 1 महीने पहले हम दोनों मुंबई में एक साथ थे। हम दोनों ने अपने अपने परिवार के लिए जगह किराए पर ली। हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ की प्लानिंग बनाई, लेकिन हम आखिरी दिन एक साथ मौज मस्ती करने के लिए मिले। जब हम वापस आए तो मिहिर ने मुझे किनारे खींच लिया और बताया कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने करण को बाथरूम में लाइन लगाते हुए पाया था। वे एक होटल के कमरे में ठहरे हुए थे। उन्होंने बाहर जाने और घूमने फिरने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें कमरे में रहना पड़ा और कमरे में ड्रग्स पूरे जगह से साफ करना पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा होने के बाद मिहिर करण को शादी से बाहर करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2 आ गई। उनकी मम्मी। जब भी मौका मिलता है वो करण को कवर करती है। मुंबई में जो कुछ हुआ उसके बारे में उससे और उसके पिता से बात करने गया तो उसने कहा कि मिहिर को छोटी सी गलती के लिए करण को शादी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। हाँ, उसने इसे एक छोटी सी गलती बताया। अगर हाउसकीपिंग को वे दवाएं मिली होतीं तो मिहिर और उसके सभी दोस्त सीरियस प्रॉब्लम में पड़ गए होते। करण पहले भी ड्रग्स के साथ पकड़ा जा चुका है। उसकी मां ने उसे जमानत दे दी थी, इसलिए उसके पास पहले से ही एक रिकॉर्ड है। वो अपने अगले अपराध में जेल से नहीं बच पाएगा। इसके अलावा उसके ड्रग्स खरीदने की वजह यह है कि वो उसे ऐसा करने के लिए पैसे देती रहती है। उसे बस उसे कॉल करना है और ऐसे व्यवहार करना है जैसे कि उसके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। वो उसे सैकड़ों, कभी कभी हजारों रुपये भेजती है और वो केवल ड्रग्स खरीदता है। उसके पापा को ये पहले से ही पता है और वो उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं, भले ही वो कितनी भी प्रॉब्लम में होने की बात करता। हमने उसकी मदद करने की कोशिश की। इस सिचुएशन के बाद उसके पापा ने उसे रिहैब में भेजा। उसके चेक इन करने के 1 हफ्ते बाद उसकी मम्मी को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है क्योंकि उसने कुछ समय से करण से नहीं सुना था। वो जानना चाहती थी कि वो कहाँ है, इसलिए मिहिर और उसके पापा ने उसे बिठाकर समझाया कि करण को मदद की ज़रूरत है और उसे इस प्रोसेस से गुजरने देना होगा। सबसे पहले उसने कहा कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो गई और उससे मुलाकात की। जब मेरे ससुर ने स्टाफ से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी सास ने करण को रिहैब से बाहर आने के लिए मना लिया, ये कहकर कि वो बीमार था और उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत थी। और वो ठीक भी हो रहा था। उसने अपनी सास को जो कुछ भी बताया, उल्टी आदि ठीक होने के प्रूफ थे। वो हॉस्पिटल में लोगों को बता रही थी कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, क्योंकि वे उसे बासी खाना खिला रहे थे। यहाँ तक कि जब उसने सिचुएशन बताई तो हॉस्पिटल के लोग भी उसे बता रहे थे कि वो ठीक हो रहा है और वो समय के साथ गुजर जाएगा। और रिहैब के लोग शायद जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो इसे नहीं मान रही थी। मेरे ससुर गुस्सा थे। उन्होंने ये पक्का करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया कि करण को न केवल ज़रूरी हेल्प मिल सके, बल्कि अच्छी देखभाल भी। जैसे पहली बार करण कानून के साथ परेशानी में पड़ गया। किसी ने उसे अपनी कार में फ्रीवे के किनारे बेहोश पाया। पैरामेडिक्स को उसे नालोक्सोन से भरी इंजेक्शन देनी पड़ी। ओवरडोज से वो लगभग मर ही गया था। जब भी हम इसे अपनी सास के सामने लाते हैं तो वो कहती है, ओह
ये बहुत समय पहले की बात है। वो अब काफ़ी बेहतर है। हाँ, वो ड्रग्स भले ही कम लेता है, लेकिन वो अभी भी उन्हें ले रहा है। उसे नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसका रिकॉर्ड है, और वो फियन मिली बिजनेस में काम नहीं करता क्योंकि वो चोरी करते पकड़ा गया था। उसकी मम्मी ही उसकी देखभाल करने वाली आखिरी इंसान है, और हम उसे ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि हो सकता है कि यदि वो उससे दूर हो जाए तो वो कम से कम अपना काम ठीक से करने की कोशिश करेगा। इतना सब होने के बाद मिहिर और मैं अब परिवार के साथ उतना समय नहीं बिता रहे हैं। उनके पापा प्यारे हैं और मेरे दोनों बच्चे अपने दादा दादी से प्यार करते हैं। वे मिहिर और मेरी तुलना में उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन मैं अब नाटक से परेशान नहीं हो सकती। जब भी हम वहां जाते हैं तो करण के साथ कुछ न कुछ होता है। इससे मुझे कुछ हफ्ते पहले हुई सिचुएशन के बारे में याद आता है। हम मिहिर के मम्मी पापा के घर डिनर के लिए गए। एंड तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे ससुर बच्चों को कुछ देर के लिए बाहर ले जाने गए, और मिहिर और मैं उसकी मम्मी के साथ किचन में थे, और वो हमें बता रही थी कि करण अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मदद की जरूरत थी। हमने पूछा कि क्या उसके पास कोई बिजनेस प्लानिंग है। उसने कहा कि नहीं है। हमने पूछा कि क्या उन्हें कम से कम पता था कि ये किस तरह का बिजनेस होने वाला है। उसने दोबारा कहा नहीं। हमने पूछा कि क्या ये कुछ ऐसा था जो उसने तुरंत कुछ पैसा लेने के लिए अचानक सोचा था। वो गुस्सा हो गई और बोली, वो अब वैसा नहीं रहा। वो बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था, और क्योंकि हम उसका परिवार हैं, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बेशक मिहिर और मैंने मना कर दिया। यदि वो उसकी इतनी ही मदद करना चाहती थी तो वो खुद ऐसा कर सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर हमने मदद नहीं की तो वो बच्चों को छोड़ देगी। मिहिर ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और ऐसी बात कहने के लिए भी उसे हार्टलेस कहा। बच्चे अभी भी अपने दादाजी के साथ बाहर थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन मिहिर गया और उन्हें ले आया, और हम जल्दी से चले गए। वो घर जाते जाते पूरे रास्ते गुस्से में था। मैं ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकती कि वो ऐसा कुछ करेगी। हमारे बच्चों को इसमें घसीटना बहुत गलत बात थी। मेरे बच्चे अपने दादा दादी से प्यार करते हैं। वे हर समय वहां जाने के लिए कहते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि उन्हें कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चले कि उनकी दादी पैसे जैसी चीज के लिए इतना कुछ कह चुकी थी। अगले दिन मिहिर ने अपने पापा से बात की कि क्या हुआ था, और उन्होंने कहा कि मेरी सास ने उनसे भी करण की मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो करण की गलत चीज़ों में शामिल नहीं होने वाले थे। इसलिए अब वो उससे बात भी नहीं कर रही थी। वो ये भी नहीं जानते थे कि मेरी सास ने मेरे बच्चों को लेकर हमसे क्या कहा था, और हमारे उन्हें बताने पर वो चिंता में पड़ गए। मेरी सास फैमिली बिजनेस का हिस्सा है, और हमने साथ मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी है। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि वो हर किसी की प्लान्स में प्रॉब्लम्स लाने की पूरी कोशिश करेगी। मुझे कोई ऐसा सलूशन चाहिए जहाँ जिससे उनका गुस्सा थोड़ा तो कम होगा। कुछ समय बाद हम जानते हैं कि करण का बिजनेस क्या है। मिहिर ने मुझे बताया कि वो कभी भी अपनी मम्मी के करीब नहीं था। करण सबसे छोटा है, और वो भी उससे प्यार करती थी, उसका ध्यान रखती थी और उसे कुछ भी करने देती थी। मिहिर को स्कूल में 3.0 जीपीए से नीचे जाने की परमिशन नहीं थी। करण गलती कर सकता था और अपनी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो सकता था, और उनकी मम्मी एक के बाद एक बहाने बनाती रहती थी। जब उसे ड्रग्स के साथ पाए जाने के बाद कॉलेज से निकाल दिया गया तो उसकी मम्मी ने भी वही किया जो वो अब कर रही हैं। उसने बार बार साबित किया है कि वो जिम्मेदार या भरोसेमंद नहीं है। अब जब ये रास्ते से हट गया है तो यहाँ खबर है, वो एक डिस्पेंसरी चलाने जा रहा है। हाँ, ड्रग्स लेने वाला आदमी अब डिस्पेंसरी खोल रहा है। वो इसे मेरी सास के नाम से खोल रहा है क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमें ये सब कल पता चला जब हम मिहिर के मम्मी पापा के घर गए ताकि वो और करण अपना बिजनेस समझा सकें। उन्हें किराए पर देने के लिए एक जगह मिल गई है, और उनकी सास ने सभी परमिट के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। मुझे लगता है कि सब कुछ उसके नाम पर होगा। वो अब भी इस बात पर अड़ी हुई है कि हम इस प्रोसेस में उनका सपोर्ट करें। उनके और करण के हिसाब से उन्होंने हमेशा के लिए ज्यादा असरदार ड्रग्स को छोड़ दिया है और मारिजुआना पर ही टिका रहेगा, जो हमारे राज्य में कानूनी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी अच्छा होगा। मेरे ससुर का कहना है कि वो इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहते हैं, लेकिन सास इस बात पर अड़ी हुई है कि हम सभी को इसमें शामिल होना होगा। उन्होंने ये बड़ा भाषण दिया कि हम परिवार के बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये क्या बदतमीजी है।
हमारा एक बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है और मिहिर और मुझे अपना काम पसंद है। भले ही हम में से किसी को कल निकाल दिया जाए, हम कुछ समय के लिए अच्छे रहेंगे। इसके अलावा हमारे एरिया में पहले से ही काफ़ी सारे डिस्पेंसरी है और मेरी सास और करण उनसे अलग कुछ भी करने की प्लानिंग नहीं बना रहे हैं। लेकिन मेरी सास को कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है। मेरे ससुर ने उनकी बिजनेस प्लान की सभी खामियों के बारे में बताया और उसने उन्हें बोला कि उन्हें औरतों से चिढ़ थी और उन्हें एक औरत पर भरोसा करने में शर्म आती है। उन्होंने उनसे कहा कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बेवकूफ़ महिला थी, बस इतना ही। हमारी छोटी सी मुलाकात के बाद उन्होंने इसे ठीक करने के तरीकों पर सोचने के लिए हमें एक तरफ खींच लिया। इससे पहले कि उनकी पत्नी हमारा फैमिली बिजनेस बर्बाद कर दे, वो इस प्लान तो जड़ से खत्म करना चाहते थे। मेरे ससुर ने हमसे कहा कि जब तक उन्हें ये सब ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक चुपचाप बैठे रहना चाहिए और मुझे उन पर भरोसा है कि वे सलूशन के बारे में सोचेंगे। उसके कुछ समय बाद मेरे ससुर ने एक सलूशन निकाला। उसने अपनी पत्नी को ये सोचकर धोखा दिया कि वो उनके प्लान में शामिल है और वो मिहिर और मुझे इस बात के लिए मना लेंगे और बैंक से लोन दिलाने में भी उनकी मदद करेंगे। वो पिछले हफ्ते हमारे घर आए थे, ये समझाने के लिए कि हम क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने एक वकील से एक दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें ये बोला गया था कि इसमें शामिल सभी लोग क्या योगदान देंगे। इसमें बैंक से एक समझौता भी शामिल था कि सास अपने हिस्से की पैसों का इस्तेमाल लोन के लिए करेगी। मिहिर और मुझे केवल स्टोर फ्रंट के लिए कुछ फर्नीचर देना था। मेरी सास को बिना ठीक से पढ़े ही साइन करने की आदत है। इसी तरह करण पास्ट में उसे उनसे पैसे ले पा रहा था। इसलिए यदि वो उससे इस पर साइन करवा सकते हैं तो इससे उन्हें सबक मिलेगा। उसे पूरा विश्वास था कि स्टोर फ्रंट कभी नहीं खुलेगा। मिहिर और मेरे पास कोई दूसरा आइडिया नहीं था, इसलिए हमने इसके साथ जाने का फैसला किया। लेकिन हम अपने नाखून चबा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि हमारे ससुर की प्लानिंग काम कर जाए। घर के सामने फर्नीचर लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन हम चाहते थे कि इससे हमारी सास को सबक मिले। साथ ही मेरे ससुर ने हमें बताया कि वो करण को रिहैब में वापस रखना चाहते हैं। जब तक वो बेदाग नहीं हो जाता और खुद को साबित नहीं कर देता, तब तक उस पर पैसे के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। अगले ही दिन हमारे ससुर का फ़ोन आया कि उसने साइन कर दिए हैं। उन्होंने तुरंत सब कुछ बैंक में जमा कर दिया। हम सोच रहे थे कि शायद बैंक उन्हें मना कर देगा, लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि वो चाहते थे कि ये काम हो, इसलिए वो किसी ऐसे आदमी के पास गए जिन्हें वो जानते थे। इसके चलते लोन एक्सेप्ट हो गया। मेरी सास और करण बहुत खुश हैं। मैं यहाँ से उनकी प्लानिंग के बारे में बहुत कम जानती हूँ। उन्हें स्टोर फ्रंट को पेंट करने, उसे साफ करने, एक साइन बनाने और फिर स्टॉक ऑन ऑर्डर करने के लिए पैसे मिलने थे। अब मेरी सास के पास मैनेजमेंट की डिग्री है, इसलिए वो जानती हैं कि वो क्या कर रही है। बस उन्होंने सबसे बेकार आदमी को अपना पार्टनर बनाया था। उसने जो किया उसके रिजल्ट भुगतने में उसे कुछ समय लग सकता है। हमारे ससुर ने हमसे कहा कि बस पेशेंस रखो। मैं अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ क्योंकि मेरी सास अभी भी हमें छोड़ सकती है। थोड़े समय बाद, खैर कुछ महीने हो गए हैं, इससे पता चला कि मेरी सास सही थी। करण अपनी बात पर कायम रहा। उसने हार्ड ड्रग से पूरी तरह परहेज कर लिया है। डिस्पेंसरी चालू है और चीज़ें अच्छी चल रही हैं क्योंकि ये एक क्लब और एक ब्लॉक के पास है। यहाँ हर दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैं झूठ बोल रही हूँ। सब कुछ बेकार हो गया जैसा हमने सोचा था, लेकिन इमारत को पेंट नहीं किया गया है, अंदर की सफाई नहीं की गई है और कोई पोस्टर भी नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था और शिपिंग में देरी हो रही थी, इसलिए चीज़ों में थोड़ा समय लग रहा था। ये बहाना लगभग 2 महीने तक चला और फिर मेरी सास ने हमको फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से हमने कुछ भी मदद नहीं की थी। लेकिन जब तक स्टोर फ्रंट लगभग तैयार नहीं हो जाता, तब तक हमारा सपोर्ट नहीं होना था। मेरे ससुर ने उन्हें डील के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। 2 महीने और बीत गए और मेरी सास वो लोन को चुका रही थी जो खुला नहीं था या कोई पैसा नहीं कमा रही थी। इसके अलावा जिस आदमी के पास बिल्डिंग थी, उसने उसे मारा और बेदखल करने की धमकी दी क्योंकि वो किराए पर 60 दिन देर से आई थी। करण को किराया चुकाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने उनके घर पर एक इमरजेंसी फैमिली मीटिंग बुलाई और करण भी नहीं आया। वो पूरे समय हमसे इन शिपमेंटों के बारे में शिकायत कर रही थी और बिजनेस की पूरी समय सीमा कैसे गड़बड़ा गई थी।
हमने उससे पूछा कि करण ने वाकई में क्या ऑर्डर किया था। जाहिरा तौर पर यह स्टोर फ्रंट के लिए सामान था, डिस्प्ले केस, अलमारियां, जो उसने चीन से ऑर्डर किया था। वो सामान था और मिहिर को उसे रंगने और साफ करने के बाद ढक देना था। मेरे ससुर ने उनसे पूछा कि जिन लोगों की उन्होंने उनसे सिफारिश की थी उनका क्या हुआ। उसने कहा कि करण ने उसे बताया कि उसे कोई बेहतर सस्ता मिल गया है, लेकिन वो पेंटिंग और सफाई का काम तब तक रोकना चाहता था जब तक कि स्टोर फ्रंट के लिए सामान तैयार न हो जाए। हमने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई रेसिप्ट या ऐसी कोई चीज़ है जहां से उसने ऑन ऑर्डर दिया था। उनके पास कुछ भी नहीं था। हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता भी है कि वो किस स्टोर या कंपनी से सामान ऑन ऑर्डर कर रहा था। वो नहीं जानती थी। हमने उनसे पता लगाने के लिए कहा, क्योंकि अगर शिपमेंट खो जाता है तो शायद उन्हें रिफंड मिल सकता था। उन्होंने उसी वक्त उसे फ़ोन किया और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि वो शहर के दूसरी तरफ बिजी है, लेकिन अगर वो बिजनेस के बारे में बात करना चाहती है तो वो अगले दिन आएगा। देर हो रही थी, इसलिए मिहिर और मुझे बच्चों को घर ले जाना पड़ा। उस रात हमने इस बारे में लंबी बात की कि हमने क्या सोचा था कि क्या हुआ। जैसा कि हम जानते थे, करण शायद पैसे लेने वाला था और इसे किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन ड्रग्स पर खर्च करने के लिए यह बहुत सारा पैसा है। मिहिर को चिंता थी कि शायद वो किसी और गलत काम में फंस गया है। थोड़े और समय बाद, खैर, आखिरकार हमें पता चल गया कि पैसे का क्या हुआ। मेरे ससुर को करण से सच उगलवाने की धमकी देनी पड़ी, क्योंकि वो अपनी मम्मी से झूठ बोलते रहा और कहता रहा कि वो चीन की कंपनी के कांटेक्ट में था और वो समय पर सामान लाने के लिए कोशिश कर रहा था। वो उस समय घर आया था जब आम समय पर सिर्फ उसकी मम्मी ही घर पर होती थी। वो अपने पापा और मिहिर के वहां होने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने अंदर रहने का फैसला किया और मिहिर को लंच ब्रेक पर आने के लिए कहा ताकि वे करण से सीधे सामना कर सकें। उन्होंने उससे कहा कि वो उन्हें खरीदे गए चीज़ों के रिसिप्ट दिखाए। उसने कहा कि उनके पास कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उसने उन्हें ऑनलाइन खरीदा है। मिहिर ने उसे अपना लैपटॉप दिया और उसने कहा कि उसे अपना पासवर्ड याद नहीं है। उसके पापा ने उनसे पूछा कि वो कंपनी के साथ कैसे कांटेक्ट कर रहा है। उसने ईमेल से कहा, लेकिन वो उन्हें ईमेल नहीं दिखा सका क्योंकि वो एक अलग ईमेल था। मिहिर ने लैपटॉप उसकी ओर बढ़ाया और उससे कहा कि उसके पास उन्हें कुछ सबूत दिखाने के लिए 5 मिनट का समय है कि उसने स्टोर से सामान ऑन ऑर्डर किया था। उसे पसीना आने लगा, तो उसके पापा ने उससे पूछा कि उसने स्टोर फ्रंट डिस्प्ले पर कितना खर्च किया है। उसने एक नंबर दिया और उसके पापा ने उससे कहा कि यह बहुत ज़्यादा है और उन्हें उसी समय रिफंड पाने के लिए उन्हें ईमेल करना चाहिए, क्योंकि मिहिर और मुझे वैसे भी स्टोर फ्रंट फर्नीचर खरीदना था। फिर उसने कहा कि अगर करण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वो उसी समय पुलिस को बुला लेगा और उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार करवा देगा। उसकी मम्मी ने आगे आकर उन्हें उसे धमकाना बंद करने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन उनके पति ने उसे रोक दिया। करण ने आखिरकार कबूल कर लिया और कहा कि उसने बैंक से मिले पैसे का इस्तेमाल अपना कर्ज चुकाने के लिए किया। जाहिरा तौर पर वो अपने डीलर के कर्ज में डूबा हुआ था और डीलर ने उससे कहा कि यदि उसने उसे एक तारीख तक पैसे नहीं दिए तो न केवल वो कोई और दवा नहीं ले पाएगा, बल्कि वो करण पर नकेल कस देगा और उसे जेल में डाल देगा। तो सारा पैसा खत्म हो गया है और उनके पास अभी भी लीज और लोन है जिसे उन्हें चुकाना है। मेरी सांस हिल गई, खास तौर पर तब जब मेरे ससुर ने कहा कि वो लीज और लोन का चुकाने के लिए जिम्मेदार होगी। वे उसके पीछे आए क्योंकि हर चीज़ पर उसका नाम था। उसने पूछा कि क्या वो फेनमिली कंपनी से पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, उस डील में लिखा था कि कंपनी से कुछ भी पैसा नहीं लिया जा सकता। यदि वो डील पढ़ती है तो उन्हें ये पता चल जाएगा। उनके पति ने उनसे कहा कि उन्हें जाकर इसे अच्छी तरह से पढ़ना होगा ताकि ये पक्का हो सके कि यदि वो लोन नहीं चुका सकती तो क्या होगा। वो मुझे और मिहिर को फ़ोन करके मदद मांग रही थी, लेकिन वो बहुत बड़ा लोन था और मैं इसका कोई हिस्सा नहीं चाहती थी। कहने की ज़रूरत नहीं है, वो करण को रिहैब में वापस रखने के लिए मान गई। वो अगले हफ्ते जाएगा। उन्होंने स्टोर का लीज खो दिया और मालिक ने घर, पिछले महीने का किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रख ली। मुझे लगता है कि सांस अपनी ज़मीन खोने वाली है क्योंकि वो लोन का भुगतान नहीं कर पा रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।